Hello students, good afternoon all of you बच्चा पार्टी and welcome again to our physics class बच्चा। स्टूडेंट्स हमारा जो टारगेट है वो ये टारगेट है कि हम अपनी क्लास को जितना इजी बना सकते हैं इजी आप बना के आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और मेरा टारगेट यही रहता है कि स्टेप टू स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है और इजीएस्ट स्टेप मुझे बनाने होते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने स्टेप्स को जितना ज्यादा इजी हो सकता है उतना इजी बनाऊं। आज मेरा जो आर्टिकल है वो मैकेनिक्स से लिया है, फिजिक्स की एक ब्रांच से लिया है जो मोशन से डील करता है। ठीक है, मैं आज जो स्टार्ट कर रहा हूं दैट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स, ए पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। तो सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी होता है कि मैकेनिक्स चीज क्या है। मैकेनिक्स वो है जो मोशन से डील करता है। अब बात आती है मोशन की। आप देखो मोशन में आगे देखो, आप चल के देखो तो आप अपने जो सराउंडिंग है उसके विद रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मोशन को डिफाइन कर दिया कि मोशन को मैंने कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन in motion if it changes its position, it changes its position with respect to surrounding or with respect to time, with respect to surrounding or with respect to time or with respect to time। सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम उसे कहते हैं मोशन में कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ एक वर्ड आ जाता है जी रेस्ट। अब रेस्ट क्या होता है वो भी यही से डिफाइन कर देते हैं कि रेस्ट क्या चीज होती है, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे रेस्ट को। तो रेस्ट का क्या मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि ऑब्जेक्ट does not changes its position, does not changes its position, does not changes its position with respect to surrounding or with respect to time, surroundings, ठीक है, और with respect to time, with respect to टाइम। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। अब आपको पता है ना बेटा कि रेस्ट एंड मोशन आर इंटरलिंक्ड टर्म्स। जैसे कि हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो पैसेंजर के विद रिस्पेक्ट हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, तो पैसेंजर के विद रिस्पेक्ट तो हम रेस्ट में, लेकिन हम मोशन में है किसके विद रिस्पेक्ट, सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट। अगर आप बाहर देखें तो हम मोशन में, अगर आप बाहर नहीं देख रहे, आप कह रहे हैं सर हम नहीं देखेंगे बाहर, ठीक है, पैसेंजर की तरफ देखोगे तो आप किसमें मिलोगे, अपने आप को रेस्ट में मिलोगे। ठीक है ना जी। तो हमने कहा कि रेस्ट एंड मोशन आर इंटरलिंक्ड टर्म्स, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब हमने मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। वो 3 कैटेगरीज क्या क्या है हमारे सामने, चलो जी उन पे बात करते हैं। उन 3 कैटेगरीज पे हमारी 2 यूनिट बनी हुई है कंप्लीट। ठीक है, और उन यूनिट्स के साथ हमें डील करना है जी। ठीक है, एक है हमारी काइनेमेटिक्स, एक है हमारी स्टैटिक्स और एक है डायनेमिक्स। एक है काइनेमेटिक्स, एक है स्टैटिक और एक है हमारी डायनेमिक्स। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं किसी की बात करना चाहता हूँ तो वो है मेरे पास काइनेमेटिक्स। ठीक है, मैं काइनेमेटिक्स की बात करूंगा, काइनेमेटिक्स की बात करूंगा, उसके बाद मैं स्टैटिक्स की बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स और उसके बाद मैं बात करने वाला हूं डायनामिक्स की, डायनामिक्स की। ठीक है ना जी। तो मैं काइनेमेटिक्स की, स्टैटिक की और डायनामिक की बात करूंगा। तो काइनेमेटिक क्या है, काइनेमेटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन से डील करती है, बट इट डज नॉट डील विद द फैक्टर व्हिच कॉजेस मोशन। लेकिन ये उन फैक्टर से डील नहीं करती जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है,
यानी कि ये जो है काइनेमेटिक्स जो है वो डील करता है, डील्स विद मोशन बट does not deal with the factor, but does not deals with the factor which causes motion, deals with the factor which causes motion, deals with the factor which causes motion, which causes motion. देखो बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप बहुत सारे फैक्टर बता दोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल कोई भी फोर्स, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम साइकिलिंग कर रहे हैं और हवा पीछे से लग रही है तो एयर रेजिस्टेंस हो सकता है। स्मूथ सरफेस हो सकते हैं, स्मूथनेस ऑफ सरफेस, ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबल। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, फ्रिक्शन भी हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकता है, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये सारे फैक्टर। हाँ जी, हमने क्या कहा कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं और वो फैक्टर्स हैं हमारे, फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन भी हो सकता है। मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और इन सभी फैक्टर में किसी भी फैक्टर के साथ काइनेमेटिक्स डील नहीं करेगा। काइनेमेटिक्स कहेगा मुझे मतलब है केवल और केवल मोशन से, मैं मोशन की बात कर रहा हूं। मतलब ये काइनेमेटिक्स किसकी बात करेगा? काइनेमेटिक्स बात करेगा स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन की, वेक्टर्स की, जिसमें डायरेक्शन की बात होती है, वेक्टर्स की, ठीक है, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो ये सारी बातें करेगा कौन? काइनेमेटिक, प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो ये सारी की सारी बातें काइनेमेटिक्स को करती है। ठीक है ना। अगर हम स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि दिस इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यानी कि स्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के साथ डील करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के साथ क्या करता है बच्चा? डील करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के साथ डील करेगा कौन? कौन डील करेगा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के साथ? स्टैटिक। डायनामिक्स को हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के अंडर, लॉज ऑफ मोशन के अंडर हम पढ़ेंगे डायनामिक्स को। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के अंडर मुझे जो पढ़ना है वो है डायनामिक्स। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, यानी कि यहाँ ये किसके साथ डील करता है? ऑब्जेक्ट्स इन मोशन के साथ डील करता है, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन के साथ डील करता है, 100% श्योर है ये बात। ऑल्सो डील विद all factor which causes motion, also deals with all those factors which causes motion, which causes motion। ठीक है, उन सभी फैक्टर्स के साथ भी डील करेगा जो मोशन के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है मेरी बात? यानी कि मैंने मैकेनिक्स से स्टार्टिंग करी है। मैकेनिक्स को मैंने कहा है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। अब मोशन को तीन तरह से स्टडी में लेके आना है। एक काइनेमेटिक्स में जहां पे हम प्योर मोशन से डील करेंगे, उसमें कोई फैक्टर नहीं होगा जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें मोशन चाहिए बस। डायनामिक्स कहेगा कि मैं लॉज ऑफ मोशन, मतलब
मैं फोर्स भी बताऊंगा, मैं एयर रेजिस्टेंस कितना लग रहा है, स्मूथनेस कितनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसी फोर्स है, ये भी बताऊंगा। मतलब उन सारे फैक्टर से भी डील करूंगा जो मोशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मोशन की बेसिक टाइप्स की बात करते हैं कि बेसिक टाइप्स क्या क्या है मोशन के। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट हमारा कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट में आएगा पॉइंट मास के लिए बातें होंगी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बातें होंगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। देखो जी, आपने अपनी डेली लाइफ में मोशन तो देखे ही होंगे, 100% श्योर है, ऐसा तो है नहीं कि आपने मोशन नहीं देखा, तो देखा होगा। जैसे आप अपने घर के सोफा पे बैठते हो तो कैसा मोशन होता है, जैसे आप ऊपर से जंप करें तो ऐसे, मतलब ऑसिलेशंस होते हैं, ऑसिलेटरी लाइक मोशन। ठीक है, और आपने देखा होगा जब मान लीजिए आप जलंधर जाते हो गाड़ी लेके, तो आपका मोशन कैसा होता है, लगभग एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ठीक है ना। तो और दूसरा आपने ये भी देखा है कि सर्कल में घूमता हुआ ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारी वॉल क्लॉक जो होती है, ठीक है, तो उसमें हैंड्स ऑफ क्लॉक कैसे मूव करती है, तो वो उनका कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। तो मैंने बेसिकली 3 टाइप्स के मोशन देखे। ठीक है, तो उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। मेरा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिए, अब टाइप्स ऑफ मोशन में मेरे 2 ऑब्जेक्ट, एक है मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट में किसको बोलता हूँ, जैसे कि मेरी गाड़ी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। क्यों पता है, उसकी खुद की लेंथ है 2 मीटर मान लो लगभग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर। ठीक है, उसकी खुद की लेंथ है 2 मीटर, और वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर जाती है, हजारों किलोमीटर का। ठीक है ना भाई, अब तक मैंने 10,000 किलोमीटर उसको चला दिया। ठीक है, तो 10,000 किलोमीटर चला दिया मैंने, उसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर। तो अपने लेंथ की कंपैरिजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चा, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब देखिए, एक होगा मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो पॉइंट नहीं है। अब एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट नहीं है तो उसका मतलब है कि वो एक लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है। ठीक है ना, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं या पॉइंट मासेस हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो उनके बेसिस पे मैंने मोशन के जो 3 टाइप्स थे, जिसमें एक में सीधा चलता था, एक में रोटेशन में चलता था और एक में ऑसिलेशन में चलता था, उन तीनों को अलग अलग कैटेगरी में दी थी। वो कैटेगरी क्या दी, मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा और आपके साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है ना, वो मैं आपको लिखता भी जाऊंगा यहाँ पे और एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। जैसे मैंने लीनियर के 2 वर्ड लिखे, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, और ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। हालांकि इनका मीनिंग एक ही है कि यहाँ स्ट्रेट लाइन में चलना है आपने। ठीक है, मीनिंग एक है, मीनिंग अलग नहीं है। कहीं आप सोचो कि सर इनके मीनिंग क्या अलग अलग है, नहीं, मीनिंग अलग नहीं है। मीनिंग दोनों का सेम है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलना है, लेकिन एक सिचुएशन में पॉइंट मास ऑब्जेक्ट चलेगा और दूसरे सिचुएशन में एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पॉइंट नहीं है भाई, सीधी सी बात। ठीक है, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। ठीक है, और लास्ट वन इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इन तीनों को मुझे एक्सप्लेन करना है। हालांकि थोड़े थोड़े हल्के हल्के चेंजेस हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा किसी में। ठीक है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, मोशन। तो ये तीनों के तीनों मोशन मुझे जो है एक्सप्लेन करने हैं कि इन तीनों का मीनिंग क्या है। देखो, जनरल बात तो आप समझ चुके हैं कि जनरली आपको क्या करना है। जनरली आपको रेक्टिलिनियर का मतलब है एक सीधी दिशा में चलना, मतलब आप एक लीनियर डायमेंशंस में मोशन ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। सर्कुलर का मतलब है एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूमना, जैसे कि साइकिल का टायर घूमता है। ऑसिलेटरी का मतलब है कि अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करना। ठीक है, जनरल बातें मेरे को बिल्कुल क्लियर पता है। ठीक है, भाई मान लीजिए आप इस हाईवे पे जा रहे हैं गाड़ी लेके, ठीक है ना, आप इस हाईवे पे जा रहे हैं गाड़ी लेके, ठीक है ना जी, ये आपका हाईवे है, NH
कितना ले, नेशनल हाईवे नंबर 68 या, चलो जी कोई बात नहीं, जो आपको पसंद आए वही बना लो। ये आपकी गाड़ी है बच्चों, ठीक है, ये आपकी गाड़ी के टायर लगा देते हैं, है ना। तो और आप चल रहे हो लीनियर डायरेक्शन, ऐसे, ठीक है ना जी, ऐसे चल रहे हो आप, ठीक है, गाड़ी आपकी चलती जा रही है, ठीक है। चलिए जी, रेक्टिलिनियर का क्या मीनिंग क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वर्ड डिफाइन करना चाहता हूँ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट, या मैं वर्ड यूज करूंगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, यानी कि इट कवर्स डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन। पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन होगा? एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट which covers much more distances, much more distances in comparison to its own length, in comparison to its own length, to its own length, own length, जो अपने लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, आप उसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन, कि अगर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो दैट इज रेक्टिलिनियर। तो रेक्टिलिनियर को डिफाइन मैंने कर दिया कि इफ पॉइंट ऑब्जेक्ट moves along straight line path, then motion is rectilinear. अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी में आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेना, बट कैसा ऑब्जेक्ट आपको लेना है? पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं लेना तो आपको ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जो एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहा है, और वो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसको बनाने वाला हर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, उसको बनाने वाला हर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी सुधार के लिखूंगा आपके सामने। मैं इसको कैसे लिखूंगा, चलो जी मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूं कि ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन जिसमें एक बॉडी, ठीक है, which is made up of a large number of particles, moves in a straight line. A body which is not point, a body moves in straight line, in straight line path, moves in a straight line path, ठीक है, straight line path में मूव करेगी, such that all its particles, ये पार्टिकल्स मिलकर बनी होगी, ठीक है, all its particles, जिससे मिलकर बनी हो, all its particles moves simultaneously, moves simultaneously, ठीक है, along parallel straight line, along parallel straight lines, parallel straight lines, ठीक है, along parallel straight lines, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या यूज कर दी बेटा, कि एक बॉडी जो पॉइंट नहीं है, एक बॉडी विच इज नॉट पॉइंट, ऊपर मैं ये भी बात लिख रहा हूँ, विच इज नॉट पॉइंट, जो पॉइंट नहीं है, विच इज नॉट पॉइंट, moves in a straight line path such that all its particles move simultaneously along parallel straight lines, along parallel straight line, और इसके सारे पार्टिकल शिफ्ट होते हैं इक्वल डिस्टेंसेस से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
ठीक है, मतलब रेक्टिलिनियर का मतलब है पॉइंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और ट्रांसलेटरी का मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पॉइंट नहीं है, एक लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी। अब आता है सर्कुलर। सर्कुलर का क्या मतलब है, जैसे कि, हाँ जी पुनीत जी बोलिए। सर ट्रांसलेटरी की एग्जांपल देना। ट्रांसलेटरी का एग्जांपल है जैसे कि ट्रेन, मान लो ट्रेन की जो लेंथ है, वो ट्रेन की लेंथ मैं मान लेता हूं जी, आपकी 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, और वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है 45 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो अब आप बताओ मुझे, ट्रेन की लेंथ को क्या आप मेंशन नहीं करोगे यहाँ पे, क्या आपको ट्रेन की लेंथ मेंशन नहीं करनी होगी बच्चे? यस सर। हाँ, तो ट्रेन उस सिचुएशन में किस तरह के मोशन में है, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रेन उस सिचुएशन में ट्रांसलेटरी मोशन। अब मान लो कि आप कार लेके जा रहे हो, और कार की लेंथ है, मान लो 2 मीटर लेंथ है, मैक्सिमम मैं ले रहा हूँ 2 मीटर लेंथ। ठीक है, और मेरी कार जब भी जाती है, जब मैं अपने हरियाणा में जाता हूँ, तो मैं 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके जाता हूँ। तो क्या मैं वहां जाके ऐसा कहूंगा कि मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 400 किलोमीटर -2 मीटर? क्या ये बात फिजिबल है? जब मैंने आपके सामने लिखा कि मैंने यार 400 किलोमीटर -2 मीटर, क्या ये बात फिजिबल है? क्या आपने ऐसी बातें करी है कभी? कभी नहीं करी। पता है क्यों? क्योंकि नो। 400 किलोमीटर 2 मीटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, ठीक है जी। अब देखो, अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये मास m का ऑब्जेक्ट है, अगर मास m का ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मीनिंग ये है कि इसको बनाने वाला हर पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, उसके मोशन की डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। उसके हर पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। हमने ये बात ऊपर लिखी। अब बात आती है सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन कैसा होता है? मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्कुलर मोशन का मैं एग्जांपल लेके आ रहा हूं आपके सामने। भाई यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है जिसका मास m है, वो इस तरह का पार्ट ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसका जो रेडियस है वो फिक्स रहता है, ये जो r है ये फिक्स रहता है, ये फिक्स्ड पोजीशन है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कौन है? जिसमें एक पॉइंट बॉडी एक सर्कल में मूव करे अबाउट ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, सर्कुलर मोशन कौन सा है बेटा, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए फिक्स्ड एक्सिस। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करता है, मूव्स अलोंग ए फिक्स्ड एक्सिस, अलोंग ए फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है ना, अलोंग ए फिक्स्ड एक्सिस। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मूव करे अलोंग ए फिक्स्ड एक्सिस, तो आप उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर। अब रोटेटरी कहाँ होता है, रोटेशन कहाँ होता है, रोटेशन। भाई आप एक बार बताओ, अपना बाइक या गाड़ी जो चलाते हो वहां पे सर्कुलर वर्ड यूज करते हो या रोटेशन वर्ड यूज करते हो? मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ पुनीत जी, आप रोटेशन वर्ड यूज करते हो या सर्कुलर वर्ड यूज करते तो रोटेशन। हो? रोटेशन क्यों यूज करते हो पता है? क्योंकि आपका जो टायर है ना, वो एक नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। ऑफ कोर्स एक पार्टिकल थोड़ी ना है टायर, और वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। भाई मान लीजिए ये आपका एक्सल है, और इस एक्सल के चारों ओर आपका टायर मूव कर रहा है, इस एक्सल के चारों ओर ये आपका टायर है जो मूव कर रहा है। तो इसके विद रिस्पेक्ट अगर देखा जाए तो इसके पास तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं जो इसके चारों ओर मूव कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड रोटेशन। अब रोटेटरी मोशन में क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट पॉइंट मूव्स अबाउट ए फिक्स एक्सिस, तो आप उसको क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। हाँ, ये बात भी आप बोलेंगे कि रोटेशन में क्या हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। एंगुलर वेलोसिटी आप कांस्टेंट ले सकते हैं, बट लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं होगी, कभी कांस्टेंट नहीं होगी, कभी कांस्टेंट नहीं। क्योंकि मान लीजिए आप इस तरह से रोटेशन कर रहे हैं, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। जैसे इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन, हर पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, चेंज होती है। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि लीनियर वेलोसिटी क्या नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। आपको पता है ना, वेलोसिटी दो वर्ड से मिलकर बना होता है,
एक स्पीड और दूसरा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑफ कोर्स फिर क्या चेंज हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। अब देखिए बेटा, मैं अपनी बात करता हूँ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी का क्या मतलब होता है? ऑसिलेटरी का मतलब होता है अगर कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन का, मतलब ऑसिलेटरी मोशन, ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पे ऑसिलेटरी को आप क्या बोलेंगे? ये बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ about its mean position, about its mean position, its mean position। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है तो आप उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे कि सिंपल पेंडुलम, बेस्ट एग्जांपल। अगर आपने बात करी है सिंपल पेंडुलम, हम ले लेते हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। मान लीजिए हमने एक रोप से मास सस्पेंड कर रखा है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमने इसकी मीन पोजीशन दिखाई थी, ठीक है ना? ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना? इसमें लेंथ जो है वो फिक्स रहती है बच्चा पार्टी, ठीक है? और हमारा ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ क्या करता है? मूव करता है, टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक पार्टिकल है, अब पार्टिकल की ये मीन पोजीशन है, ये आपको दिख रही है, ये मीन पोजीशन है, ऑफ कोर्स ये मीन पोजीशन है, और ज्यादा से ज्यादा वो कितनी दूर जा सकता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये उसकी है एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है बेटा? एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसका क्या नाम होता है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड हुआ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट between mean position and extreme position, between mean position and extreme position, mean position and extreme position। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एंड वन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि इंटेंसिटी जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है? तो ऑसिलेटरी मोशन उसको बोला हमने कि बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वाइब्रेटरी किसको बोलते हैं भाई? वाइब्रेटरी मोशन किसको बोलेंगे? तो आपने देखा होगा जब आपका फोन वाइब्रेट करता है तो क्या होता है? क्या फोन उछल उछल के भाग जाता है क्या कहीं पे, या अपनी मीन पोजीशन से यूं ऊपर ऊपर उठता है नीचे गिरता है, धड़ाम धड़ाम, ऐसे होता है ना? तो क्या होता है? हल्का हल्का सा क्या होता है? अपनी मीन पोजीशन से हिलता डुलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है ना ऑसिलेशन का वो बहुत स्मॉल होता है। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन becomes very small, becomes very small, very small, then motion is vibratory, then motion is vibratory। तब मोशन क्या होगा? वाइब्रेटरी होगा जी, ठीक है? इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन becomes very small then motion is vibratory। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, और हमारे पास था ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कि क्या होता है, ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम डिफाइन करेंगे और उनको डिफाइन करने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बातें करेंगे। चलो जी बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। क्या ये आपको टॉपिक समझ में आया? हाँ जी, जितने बच्चे बैठे हैं, अमरजीत समझ में आया बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपक? सर वाइब्रेटरी एक बार बताना फिर से। वाइब्रेटरी जैसे कि हमारा फोन वाइब्रेट करता है
तो वाइब्रेट करने में क्या होता है कि हल्का फुल्का, मान लो ये इसकी मीन पोजीशन, हल्का फुल्का इधर उधर हो जाएगा, मतलब इसमें अगर ऑसिलेशन होता तो ये अपनी मीन पोजीशन से देखो कितनी दूर गया है, लेकिन वाइब्रेटरी में क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन से बहुत थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ये डिस्प्लेस होगा। मतलब इसका क्या है कि इसका मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। और मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बहुत कम है इसका। तो हमने यही लिखा कि इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स वेरी स्मॉल देन मोशन इज वाइब्रेट, देन मोशन इज वाइब्रेट। ठीक है, अब क्लियर है बच्चे? ठीक है, हाँ जी। जसविंदर समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जसविंदर, दीपक और अमर, चलो बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज होता है। हमारी फिजिक्स में इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे बहुत ही अच्छे अच्छे। ठीक है, मैं आपको इनका जो न्यूमेरिकल सेशन होगा वो कम से कम मैं 4 to 5 डेज चलाऊंगा, कम से कम बता रहा हूँ, 4 to 5 डेज। ठीक है, तो जिनमें हम बहुत डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, और इसके IIT जेईई नीट में बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप उन चीजों में भी बिल्कुल पीछे ना रहें। ठीक है जी, चलो बात करते हैं जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैं आपकी थ्योरी जो है उसके लिए मैं फॉलो करता हूँ प्रदीप की। ठीक है, कोई बच्चा पजल ना हो इस बात में कि सर करवाते कहाँ से हो आप है ना, कई बार हो जाता है कि बच्चा सोचता ही रहता है कि करवा कहाँ से गया। ठीक है, हाँ जी, कंपटीशन के लिए मैं फॉलो करता हूँ HC वर्मा। HC वर्मा कंप्लीट करके मैं चलता हूँ। ठीक है, HCV अरिहंत के 40 ईयर, जिसमें 40 ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं उठाता होता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पर्टिकुलर बुक बता के चलूंगा कि हाँ जी मैं इस बुक से टॉपिक उठाता हूँ, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे देखिए। देखो बच्चा, जब हम फिजिक्स के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो हमें एक रेफरेंस की जरूरत है। हाँ जी पुनित, तो मैं आपको बुक्स बता दूंगा पुनित। ठीक है, आप टेंशन ना लो, मैं आपको बुक बता दूंगा। एक सेशन रख लो अपना, इंटरेक्टिव सेशन, जिसमें हम बातें करें। तो मैं आपको पढ़ने के तरीके भी बताना है मेरे को, वो चीज भी मैंने आपको नहीं समझाई अब तक। ठीक है, और मैंने आपको सारी की सारी बुक्स भी बतानी कि हमें यही बुक्स लेनी है, और जो बुक्स मैं आपको दिलवाऊंगा ना मैं केवल उसी से कराऊंगा। हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स होंगी तो वो शॉर्ट ट्रिक मुझे अलग से करानी पड़ेगी, तो उनके आपको मेरे साथ लग के नोट्स बनाने पड़ेंगे बच्चा, वो तो आपको नोट्स बनाने है ना। हाँ जी बोलो बेटा। सर जो प्रदीप का नया एडिशन है वो हाँ, प्रदीप का एडिशन तो देखो लेना ही लेना है। प्रदीप तो हमारी स्टार्टिंग हम जो करेंगे वो प्रदीप से ही करेंगे। प्रदीप के A to Z न्यूमेरिकल हम करेंगे, HC वर्मा हम करेंगे, और एक अरिहंत की 40 ईयर लेंगे। अगर आप नीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीट के लिए, जेई प्रिपेयर कर रहे हैं तो जेई के लिए। ठीक है जी, चलो जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं डिफाइन करता हूँ। देखो इसके लिए हम एक अलग से सेशन रखेंगे बच्चा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम है कोऑर्डिनेट्स का, या कम से कम नंबर कोऑर्डिनेट्स का, जिसके विद रिस्पेक्ट, यहां मैं आपको एक बात बता दूं, यहां एक होता है रेफरेंस पॉइंट, एक वर्ड यूज होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ज्यादातर हम ओरिजिन को ही ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट जिसके विद रिस्पेक्ट हमें कैलकुलेशंस करनी होती है, कैलकुलेशंस करनी होती है। ठीक है, ज्यादातर हम इसको ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन ही लेते हैं ज्यादातर। जैसे कि अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो मेरे पास होती है भाई एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और जेड एक्सिस होती है, और तीनों की जो मेजरमेंट है वहां यहां से होती है, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली क्या है, ये एक सिस्टम है कोऑर्डिनेट एक्सिस का,
जो ऑब्जर्वर के साथ जुड़ी हुई, जिसके विद रिस्पेक्ट हम उसकी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, सब कुछ क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने क्या लिखा, एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स अटैच्ड टू ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक कोऑर्डिनेट का सिस्टम है जी, ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर, attached to an observer, जो ऑब्जर्व कर रहा है, an observer, ठीक है। जैसे कि मान लो आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है, कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने ओरिजिन क्या माना है, ठीक है, हैविंग ए क्लॉक विद हिम, क्योंकि टाइम आपको देखना पड़ेगा वहां से, हैविंग ए क्लॉक विद हिम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू विच, जिसके विद रिस्पेक्ट टू, WRT मैंने लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू विच, ठीक है। ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब, ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब कर सकता है, पोजीशन, उसकी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ऑल द क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, ठीक है, ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो उनको फिर अलग अलग हम सिस्टम के अंडर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली दो तरह के हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास दो तरह के हैं, एक लीनियर वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, एक लीनियर वाले जिनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि ये लीनियर मोशन के साथ जुड़े हुए हैं, ये लीनियर मोशन के साथ जुड़े हैं, और लीनियर मोशन के लिए हमारे पास है एक्स, वाई और जेड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही बोलते हैं हम इनको। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो रोटेशन के साथ जुड़े हैं। दूसरा है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसमें आ जाता है आपका रेडियस आर, एंगुलर रोटेशन थीटा और फाई, ये 3 डायमेंशन के लिए मैं बता रहा हूँ, आर, थीटा एंड फाई। अगर 2 डायमेंशन में है तो आर और थीटा, ठीक है। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे दो तरह के हैं, एक है इनवर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है हमारे पास नॉन इनवर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक है हमारे पास इनवर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनवर्शियल, ठीक है, INVERTIAL, इनवर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक है मेरे पास इनवर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक है मेरे पास नॉन इनवर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनवर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक है इनवर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है हमारे पास नॉन इनवर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो बेटा दोनों में क्या फर्क है, ये नॉन इनर्शियल को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसपे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाऊंगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये इनर्शियल क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड नहीं है ये, ठीक है। ये न्यूटन के लॉज को ओबे करता है, न्यूटन्स लॉज होल्ड गुड, होल्ड गुड। इस पे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाऊंगा बच्चा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। और नॉन इनर्शियल में क्या होगा, इट डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉज, इट डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉज, ये न्यूटन के लॉज को ओबे नहीं करता, न्यूटन्स लॉज। तो ये हमारे पास दो तरह के फ्रेम थे, एक था इनर्शियल, एक था नॉन इनर्शियल, जिसकी मैं बातें आपको बहुत सारी बातें मैं आपको बता के चलूंगा कि इनर्शियल में कैसे काम करना है, नॉन इनर्शियल में कैसे काम करना है। नॉन इनर्शियल में सूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। नॉन इनर्शियल में हम स्पेशली सूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि सूडो फोर्सेस को हम कैसे डिफाइन करें, ठीक है। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए,
अगला जो लेक्चर होगा हमारा बहुत ही सिंपल लेक्चर्स रहेंगे, ये हमारे 3 to 4 लेक्चर्स। उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल सेशन शुरू होगा। जब हमारा न्यूमेरिकल सेशन शुरू होगा तब हमारे जो स्टार्टिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं काफी इजी रखूंगा, धीरे धीरे हम उनका लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना बेटा, तो धीरे धीरे हम अपने लेवल को अपग्रेड करते जाएंगे। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।